हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं, खासकर यह संवैधानिक मामला है, खासकर शेड्यूल 6 का, शेड्यूल 5 का हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ लद्दाख में जो एक्टिविस्ट थे, या मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि एक आंदोलन चल रहा था लद्दाख में, कुछ समय पहले से मांग उठ रही थी। जैसे कि आपको पता है कि 2019 अक्टूबर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है बांटकर, अर्थात दो भागों में बांटकर दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, है ना। उससे पहले वो जम्मू कश्मीर राज्य था, तो दो प्रदेश बना दिए गए, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जिसमें से जम्मू कश्मीर जो है वह केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके पास विधानसभा है, लेकिन लद्दाख के पास नहीं है। तो लद्दाख के लोगों का कहना था, और लद्दाख का पहले से, बहुत साल पहले से, लगभग 1-2 साल से ये मांग चल रही है लद्दाख में कि जो लद्दाख में जो शेड्यूल 5 लागू किया गया है उसके जगह पे शेड्यूल 6 को लागू किया जाए। अब क्या है मतलब शेड्यूल 5 और क्या है शेड्यूल 6? तो संविधान में आपने पढ़ा होगा, टोटल जब मूल संविधान बना हुआ था उस मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। बाद में अलग अलग संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें अनुसूचियों को जोड़ते हुए लगभग इस समय प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 5वीं अनुसूची जो है वह अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड है, और 6वीं जो है वह केवल 4 पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर से रिलेटेड है, जहां के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन से रिलेटेड है। अर्थात बात क्या है, बात इसमें है कि आर्टिकल 6 मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, मतलब शेड्यूल 6 जो है उसमें जहां पे वो लागू होता है शेड्यूल 6, वहां के जो क्षेत्र होते हैं उसमें स्वायत्तता थोड़ा सा ज्यादा होती है। मतलब वहां पे ऑटोनॉमस करके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, या ऑटोनॉमस आप कह सकते हैं कि स्वायत्त जिला परिषद होता है। वह स्वायत्त जो जिला परिषद होता है, बहुत सारी चीजें जैसे सामाजिक हो गया, उत्खनन हो गया, खनन हो गया, वहां से लोकल डेवलपमेंट हो गया, इन सारी चीजों का देख रेख जो है वह क्या करता है, स्वायत्त जिला परिषद के द्वारा की जाती है। इवन राज्य सरकार के द्वारा जिस राज्यों में है, जैसे मैं बात कर रहा था 4 राज्य पूर्वोत्तर के, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में, तो वहां पर भी अगर उसमें जो विधानसभा है इन राज्यों में, तो वहां पर अगर राज्य सरकार अगर कुछ लागू करना चाह रही है, या राज्य संसद मतलब विधानमंडल अगर कोई बिल पारित करके वहां पे लागू करना चाह रहा है, तो वहां की स्वायत्त जिला परिषद अगर चाहेगी तभी उस क्षेत्र में, उस स्थानीय क्षेत्र में लागू हो सकता है वह विधेयक, अन्यथा लागू नहीं हो सकता है। हालांकि यह जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसमें मुख्य रूप से जो सदस्य चुने जाते हैं, टोटल 20 सदस्य होते हैं। आप लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इसमें 20 सदस्य जो चुने जाते हैं उसमें राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यपाल चाहे तो उसमें कुछ संशोधन या बिना संशोधन के वहां पे लागू कर सकता है, लेकिन विधायिका जो है पूर्ण रूप से अपने अधिकारों को वहां पे थोप नहीं सकती। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए कि वहां पे बहुत सारे, इन जो 4 राज्यों की बात की जा रही है, इन 4 राज्यों में जनजाति एरिया ज्यादा है, जनजाति क्षेत्र ज्यादा है, और जनजाति क्षेत्र ज्यादा होने के कारण वहां के जो उनकी मतलब परंपरागत जो कृषि पद्धतियां हैं, या परंपरागत उनकी जो सांस्कृतिक है, कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए इस तरह का प्रावधान संवैधानिक रूप से दिया गया, संविधान में दिया गया। वही मांग लद्दाख में भी चल रहा था। अब यह मामला शुरू होता है लगभग इस वर्ष से पहले 2025 में नवंबर-दिसंबर के आसपास, वहां पे प्रोटेस्ट होता है बड़े लेवल पे, और वहां पे एक्टिविस्ट के रूप में आपको दिखाई देंगे सोनम वांगचुक। अब यह चूंकि मतलब इनके ऊपर यूएपीए तो लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनका अगर परिचय आप देखेंगे तो यह सेना के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। इवन जो है प्रौद्योगिकी जो है भारत की, उसमें भी बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है। तो योगदान तो इनका रहा है, लेकिन एक्टिविस्ट जो यह हुए थे, या मुख्य रूप से आंदोलन किया जा रहा था लद्दाख में, मांग किया जा रहा था जो शेड्यूल 6 से रिलेटेड, उसमें क्या किया गया कि यह जैसे ही आंदोलन चल रहा था तो कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है, बीजेपी का मतलब कहने का मतलब एक पार्टी है, आपको पता है कि अपने पूरे देश में लगभग 9 नेशनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसका कोई क्राइटेरिया भी होता है, संविधान में आपने पढ़ा होगा। तो राष्ट्रीय पार्टी जो है बीजेपी, उसके जो हेडक्वार्टर है उसको जला दिया जाता है। उसके बाद से एक्शन शुरू होते हैं। अब एक्शन किस तरह से शुरू होते हैं, तो उसके ऊपर लगता है यूएपीए।
क्या लगता है? यूएपीए है कब का? ये यूएपीए है 1967 का, 1967 का है। अब यूएपीए है क्या? तो यूएपीए है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जो कि मुख्य रूप से 1967 में लागू किया गया। अब यह है क्या एक्ट? तो ऐसे जैसे मुख्य रूप से आतंकवादी कोई गतिविधियां हो गई, देश विरोधी कोई गतिविधियां होंगी, तो उस तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए यह एक्ट, यह अधिनियम पारित किया गया 1967 में, जिसमें निवारक निरोध करके जो है कानून आपको दिखाई देगा। जैसे आपको पता है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है वह आर्टिकल 12 से आर्टिकल 36 तक दिए गए हैं, है ना? आर्टिकल 12 से 35 तक, सॉरी, आर्टिकल 12 से 35 और भाग 3 में, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसी में आर्टिकल 22 जब आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 22, तो उसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उससे पहले, सबसे पहले उसको वारंट देना पड़ेगा, बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। दूसरा, आने जाने के समय को छोड़ के 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट या लोकल मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना पड़ेगा, या न्यायपालिका के पास या न्यायाधीश के पास पेश करना पड़ेगा। यह लिखा गया है आर्टिकल 22 में। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, इसका 22 का खंड 3, 22 का खंड 3 जो है वह साफ साफ कहता है कि यह सभी जो स्वतंत्रता है, जो मौलिक अधिकार है, यह मुख्य रूप से निवारक निरोध वाले कानून में यह लागू नहीं होगा। अब निवारक निरोध कानून है क्या? प्रिवेंशन डिटेंशन जो कानून है वह, या लॉ है जो है वह है क्या? मुख्य रूप से किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार करना, या ऐसी कोई गतिविधियां दिखाई दें जिसमें दिखाई दे रहा है कि देश विरोधी या देशद्रोही या आतंकवादी से जुड़े या आतंकवाद से जुड़े अगर कोई चीजें होती हैं, तो उसके मद्देनजर या शक के आधार पे क्या किया जाता है? निवारक निरोध के आधार पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, और उस व्यक्ति को 90 दिन तक बिना वारंट के गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। हालांकि और सारे मौलिक अधिकार उसको दिए जाते हैं, वह अपना वकील चुन सकता है आर्टिकल 20 के तहत, है ना? उसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, मतलब अपने विपक्ष में गवाह देने के लिए आर्टिकल 20 के तहत उसको सुरक्षा दी गई है, या आर्टिकल 21 के तहत उसको निजता का अधिकार है, अपने जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार तो है। लेकिन आर्टिकल 23 का जो सब क्लास 3 है वो साफ साफ कहता है कि अगर निवारक निरोध में यानी प्रिवेंशन या डिटेंशन लॉ जो है उसके मद्देनजर अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 90 दिन तक कस्टडी में पुलिस रख सकती है, बिना किसी वारंट के, बिना किसी वारंट का। और ऐसे सामान्य में मैंने बताया था कि सामान्य में जो है वह वारंट जारी करना पड़ता है, और जो गिरफ्तारी होती है उसके 24 घंटे के अंदर जो है आने जाने के समय को छोड़ के मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं करना पड़ता है। अब इसमें बहुत सारे कानून है, जैसे टाडा पहले एक बार आया था, उसके बाद से यूएपीए हो गया, या जहाँ आर्म फोर्सेस एक्ट लगे होते हैं वहाँ पे आप, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह या कुछ रियायती ऐसे इलाके हैं मणिपुर के, या जहाँ पे हिंसा होती है वहाँ पे, ठीक ना, या मार्शल लॉ लागू होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रिवेंशन डिटेंशन काम करता है। तो 90 दिन तक तो रखा जाता है, लेकिन उसको और बढ़ाया भी जा सकता है अगर समिति सिफारिश करे, एक समिति बनती है वो सिफारिश करती है तो इसके मद्देनजर इनको जो है निवारक निरोध यानी प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत इनको क्या किया गया है? यह मुख्य रूप से जो सोनम वांगचुक थे उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के बाद से उनकी पत्नी उनकी ओर से मतलब लड़ रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी। तो उसके बाद से अब जो है कहा जा रहा है कि क्या इनको ड्रॉप किया जाएगा या रिलीज किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, क्या एनएसए चार्ज इन पे हटा दिया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है क्या उन पे से हटा दिया जाएगा, ये सब बातें चल रही है। तो गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का है, इसके तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह इस समय खबर सुनने को आ रही है। उसके बाद से देखा जाए तो उनके खिलाफ जो दर्ज एनएसए था उसका मामला औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया, और उन्हें जोधपुर के केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया है, जहां उन्हें लगभग 170 दिन के आसपास तक अभी तक रखा गया था। सरकार के आधिकारिक बयानों में देखा जाए तो शांति और स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता पर हवाला दिया गया, और विशेष रूप से लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में जारी चिंताओं के संदर्भ में ये बातें की गई है, या इनको मुख्य रूप से छूट दिया गया है, या इनको जो है रिलीज किया गया है। अब घटनाक्रम को अगर महत्व देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि गिरफ्तारी इनके जो है सितंबर 2025 के आसपास हुई थी। सार्वजनिक रिकॉर्ड और कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो लेह लद्दाख में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद वांगचुक को
26 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया था एनएसए के यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, जो कि है 1980 का, ठीक ना। तो विरोध प्रदर्शन विशेष संवैधानिक दर्जा, पर्यावरणीय सुरक्षा और अधिक स्थानीय स्वायत्तता के मांगों से जुड़े ये विरोध प्रदर्शन थे, जिसमें वहां से मांग चली रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक ना। देखिए, प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत प्रोटेस्ट करना जो है मुख्य रूप से क्या करना, आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार उसमें नहीं दिया गया है। हड़ताल का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैंने बताया था इसकी कहानी कि क्या हुआ था, कैसी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद से अशांति भड़काने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इन पे एनएसए भी लगाए गए थे, है ना। अब इनकी जो है हिरासत रद्द की गई है और सीधे सीधे इनको जो है रिलीज किया गया है, ठीक ना। तो सर्वोच्च न्यायालय की इसमें क्या भागीदारी है, तो हिरासत को चुनौती देते हुए उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन किया करने की बात की गई थी। कई सुनवाइयां हुई, कई रिपोर्टों के अनुसार कुल 24, लेकिन कई महीनों में तक निर्णायक परिणाम के बिना बार बार स्थगित होते जा रहे थे, है ना। एनएसए की वापसी से कुछ ही दिन पहले एक और सुनवाई स्थगित कर दी गई, जिससे लंबे समय से चली आ रही न्यायिक अनिश्चितता और उजागर हो गई। जनता और राजनीतिक प्रतिक्रिया अगर देखा जाए तो इसमें विभिन्न राज्यों में उनकी रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी चल रहे थे, समर्थन में रैलियां चल रही थी। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति ही ऐसे थे, व्यक्ति ऐसे इसलिए थे, जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया कि इनका राष्ट्रीय लेवल पे, रक्षा लेवल पर भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इसलिए सरकार के आलोचकों ने भी असहमति को दबाने और सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। एनएसए द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के समर्थकों ने भी कानून और व्यवस्था संबंधी चिंताओं का हवाला दिया। तो ये सभी को देखते हुए और शांति बहाल करने के लिए तब यहाँ पे क्या किया गया है, ये चीज़ें की गई हैं, ठीक ना। हालांकि इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर उठेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठेंगे कि अगर यह मुख्य रूप से यह हेड नहीं थे या इनके द्वारा ये चीज़ें या कृत्य नहीं की गई थी, तो इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? 170 दिन तक उस व्यक्ति को क्यों रखा गया जेल में, कैद में, जिसने पूरे भारत के लिए अपनी सारी चीज़ें, अपनी ज़िंदगी को दांव लगा दिया था? तो ये सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन तो उठेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।